हाय एवरीवन, वेलकम टू कैम क्लासेस। आज की वीडियो में हम देखेंगे सोल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन अ लिक्विड कि जब लिक्विड में किसी गैस को डिसॉल्व किया जाता है तो उसकी सोल्युबिलिटी कैसे होती है, क्या होती है, किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, और फिर आगे एक इम्पोर्टेंट लॉ हेनरीज लॉ उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो क्या है कि लगभग सभी गैसेज है, मतलब जितनी भी गैस है वो सभी वाटर में सोल्यूबल होती है, पर उनका जो एक्सटेंट है सोल्यूबल होने का वो डिफरेंट डिफरेंट है। कोई कम अमाउंट में सोल्यूबल है, कोई ज़्यादा अमाउंट में सोल्यूबल है। जो एक्वेटिक लाइफ है हमारी, एक्वेटिक लाइफ वो भी इसी बेसिस पे डिपेंड है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है O2 गैस है वो डिजोल्व होती है वाटर में। तो इसी वजह से जो एक्वेटिक एनिमल्स है या एक्वेटिक प्लांट्स है तो उनको ऑक्सीजन मिलती है और वो उनकी जो लाइफ है वो एग्जिस्ट करती है। तो एक्वेटिक लाइफ है वो डिपेंड करती है O2 डिजोल्व इन वाटर। तो ये क्या है, एक गैस है, ये एक लिक्विड है, तो ये इसी पे डिपेंड करता है सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। तो सबसे पहले होता क्या है, तो इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो हम लिखेंगे द सोल्युबिलिटी ऑफ एनी गैस इन अ पर्टिकुलर लिक्विड is the volume of gas that can dissolve in a unit volume of liquid to form a saturated solution at a particular temperature and but 1 atmospheric pressure। एक बार लिख लेते हैं, the solubility of any gas, किसी भी गैस की solubility in a particular liquid is the volume of, क्या होता है ये, it is the volume of gas that can dissolve in unit volume of liquid to form a saturated solution at particular temperature, किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, एंड पर्टिकुलर प्रेशर, या फिर कह सकते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो क्या होता है सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड? इट इज द वॉल्यूम ऑफ गैस विच कैन डिसॉल्व इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड टू फॉर्म ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मेनली जो सोल्युबिलिटी है गैसेज की उसको मोल फ्रैक्शन या मोलैरिटी की टर्म में, मोलैरिटी इन टर्म्स में एक्सप्लेन करते हैं गैस की सोल्युबिलिटी को। अब आगे करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन अ लिक्विड। तो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग? तो सबसे पहले बात करते हैं हम नेचर ऑफ गैस एंड द सॉल्वेंट, कि गैस का कैसा नेचर है, जिस सॉल्वेंट में उसको डिसॉल्व कर रहे हैं उसका कैसा नेचर है। सबसे पहले नेचर ऑफ द गैस एंड द सॉल्वेंट। तो जो गैस होती है लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ये कैसी गैसेज है? नॉन पोलर गैसेज है ना। तो ये नॉन पोलर गैसेज वाटर में स्मॉल एक्सटेंट में डिसॉल्व होती है, डिसॉल्व इन वाटर, यानी इनकी जो सोल्युबिलिटी है वो वाटर में कम होती है, डिसॉल्व इन वाटर टू स्मॉल एक्सटेंट। क्योंकि वाटर हमारा कैसा है, वाटर पोलर है और ये गैसेज नॉन पोलर है, तो वाटर में इनकी जो सोल्युबिलिटी है वो बहुत कम होती है। जबकि हम बात करें CO2, HCl, अमोनिया, इन गैसेज की ये कैसी है, पोलर गैसेज है। इनकी जो सोल्युबिलिटी है वो हाई होती है इन वाटर, क्योंकि वाटर पोलर है और ये भी पोलर है, यानी लाइक डिसॉल्व लाइक वाला कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल होता है। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, तो लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी पोलर है वो पोलर में ज़्यादा सोल्यूबल होगा, नॉन पोलर है वो नॉन पोलर में ज़्यादा सोल्यूबल होगा। लेकिन ये नॉन पोलर है, वाटर में होती तो है बट कुछ एक्सटेंट तक, इसीलिए जो वाटर में ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है उसको हम कंज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ऑक्सीजन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, जो वाटर में ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है वो कम होती है। इसलिए आपने ये भी सुना होगा जो फिशेज है
जो वाटर मतलब एक्वेटिक एनिमल है, तो उनकी जो ब्रीदिंग स्पीड है वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत जल्दी जल्दी ब्रीद करते हैं वो, इसलिए ताकि जो क्योंकि ऑक्सीजन की जो सोल्यूबिलिटी है वाटर में कम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को वो इनहेल कर सके, इसलिए उनकी जो ब्रीदिंग स्पीड है वो ज़्यादा होती है। आगे है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है? तो आपको देख के नहीं लगा कि अगर एक लिक्विड है, लिक्विड में कोई गैस डिजोल्व है, तो क्या होगा, जैसे ही हम इसको टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, इसको हीट करेंगे, तो क्या होगा, जो गैस है वो एस्केप आउट होनी शुरू हो जाएगी। एस्केप आउट, गैस हल्की होती है, तो जैसे ही टेम्परेचर करेंगे उस तो वो हल्की होकर क्या है, इस लिक्विड से एस्केप आउट होनी शुरू हो जाएगी, यानी इसकी सोल्यूबिलिटी क्या है, कम हो जाएगी विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो जो सोल्यूबिलिटी अगर इसको ऐसे रिप्रेजेंट करें तो इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो सोल्यूबिलिटी है गैसेज की लिक्विड में वो कम हो जाएगी। तो इसलिए होता है ये, क्योंकि जो गैस और एक सॉल्वेंट लिया, इनकी जो डिसोल्यूशन की प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक है, सॉल्यूशन बनाया और हीट भी रिलीज होती है, तो ये एक्सोथर्मिक है। तो लीच-एटेरियल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होगा, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि अगर हीट हमारी प्रोडक्ट साइड में है, तो जैसे हम हीट बढ़ाएंगे यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे, तो जो प्रोडक्ट साइड में है हीट, तो क्या हो गया, जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड साइड में शिफ्ट हो जाएगी, यानी जो गैस है वो एस्केप आउट होनी शुरू हो जाएगी सॉल्यूशन से। तो इसलिए जो सोल्यूबिलिटी है वो टेम्परेचर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन रखती है। और हम जो बात देखते हैं, इसी रीजन की वजह से जो एक्वेटिक स्पीसीज है, एक्वेटिक स्पीसीज लाइक फिशेस वगैरह, ये क्या है, कोल्ड वाटर में ज़्यादा कंफर्टेबल होती है, क्योंकि कोल्ड वाटर में जो ऑक्सीजन की सोल्यूबिलिटी है वो ज़्यादा होती है, तो कोल्ड वाटर में ज़्यादा कंफर्टेबल होती है, लेकिन हॉट वाटर हो तो लेस कंफर्टेबल, मतलब वो कंफर्टेबल उनको जो पर सूटेबल अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, तो हॉट वाटर में वो लेस कंफर्टेबल होते हैं एक्वेटिक स्पीसीज, लेकिन कोल्ड वाटर में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। थर्ड वन है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट भी है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा गैस की सोल्यूबिलिटी पे। तो देख के नहीं लग रहा, क्योंकि जो गैस है क्या है, वो गैस को हम हाई प्रेशर अप्लाई करके वो कंप्रेस किया जा सकता है, तो ये हाईली कंप्रेसिबल होती है। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था जो लिक्विड है और सॉलिड है वो इनकम्प्रेसिबल थे, लेकिन गैसेस क्या है, कंप्रेसिबल होती है, इनको प्रेशर अप्लाई करके कंप्रेस किया जा सकता है। तो इसकी वजह से सोल्यूबिलिटी क्या है, इंक्रीज हो जाती है विद इंक्रीजिंग प्रेशर। जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे तो गैस की जो सोल्यूबिलिटी है वाटर में वो इंक्रीज हो जाती है। हम मानते हैं कि ये हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर में ये वाटर है, सॉल्यूशन है, बेसिकली वाटर है, इसमें गैस भी डिजोल्व है, ठीक है, ये सॉल्यूशन है और इसके ऊपर भी गैसेस प्रेजेंट है। हमने एक पिस्टन लगाई, फिर क्या किया, हमने इस पिस्टन को प्रेस किया, यानी इस पे प्रेशर अप्लाई किया, तो क्या हो जाएगा, जैसे मान लो ये पिस्टन को हम यहाँ तक मूव करके ले आए, तो यहाँ पे हमारा ये सॉल्यूशन था, तो क्या है कि ये जो गैस के पार्टिकल है इनकी सोल्यूबिलिटी यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये इंक्रीज हो जाते हैं, गैसेस की सोल्यूबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है जैसे ही प्रेशर अप्लाई किया जाता है। तो जो सोल्यूबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर के। तो इसको क्वांटिटेटिवली शो किया था हेनरीज ने, हेनरी ने इसको क्वांटिटेटिवली जो प्रेशर का इफेक्ट है ऑन सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड उसको एक्सप्रेस किया था, और एक लॉ दिया था जिसको हेनरीज लॉ के नाम से हम जानते हैं। एक इम्पोर्टेंट लॉ है, ठीक, आप इसको पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, फिर इसके बेसिस पे एनसीईआरटी के जो न्यूमेरिकल्स हम उनको भी सॉल्व करेंगे। तो हेनरीज लॉ क्या कहता है हमें, हेनरीज लॉ ये कहता है कि द मास ऑफ गैसेस डिजोल्व्ड इन ए यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, mass of gases dissolved in a unit volume of solvent is directly proportional to the partial pressure of gas present above the surface of liquid. Partial pressure of gas present above the surface of liquid, यानी अगर हम m से रिप्रेजेंट करें mass of gas dissolved
इन ए यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, एंड P से रिप्रेजेंट करें पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस प्रेजेंट above the surface of liquid, above the surface of liquid। तो जो M है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। तो ये कहता है हमारा हेनरीज लॉ। जब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो हम एक कांस्टेंट लगाते हैं KH, जिसको बोलते हैं हेनरीज लॉ कांस्टेंट। KH हेयर इज नोन एज हेनरीज कांस्टेंट या फिर हेनरीज लॉ कांस्टेंट। जो KH की वैल्यू है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ गैसेस पे। डिफरेंट गैसेस के लिए KH की वैल्यू है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। फिर एक हेनरी के बाद में डाल्टन साइंटिस्ट, उसने अपना इंडिविजुअली एक मतलब इसी लॉ को अपनी तरीके से एक्सप्रेस किया। उसने जो सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस है उसको रिप्रेजेंट किया मोल फ्रैक्शन की टर्म में। मोल फ्रैक्शन यानी जिसका मोल फ्रैक्शन ज़्यादा, जिस गैस का उसकी सोल्यूबिलिटी ज़्यादा, मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर ज़्यादा होगा, मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा तो सोल्यूबिलिटी भी ज़्यादा होगी। तो उसने सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस को मोल फ्रैक्शन के टर्म में एक्सप्लेन किया। उसने क्या कहा, डाल्टन लॉ के अकॉर्डिंग मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस, इसने कहा मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन अ सॉल्यूशन is directly proportional to the partial pressure of gas, यानी कोई गैस है A, तो A गैस का जो मोल फ्रैक्शन उसको हम XA से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पार्शियल प्रेशर PA से। तो इसने कहा था मोल फ्रैक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस के। अगर किसी गैस का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है तो उसका मोल फ्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा, या इनडायरेक्टली कहे तो उसकी सोल्यूबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, बस ये था कि इसने मोल फ्रैक्शन की टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, इसने उसको मास की टर्म में रिप्रेजेंट किया था। फिर इन दोनों का कंक्लूज निकाल के एक जो मोस्ट कॉमनली यूज होती है हेनरी लॉ, जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्म है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्म, इसी जो हम अभी पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, उसी को फिर न्यूमेरिकल्स में यूज करते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्म ऑफ हेनरीज लॉ कैसे करते हैं, इसके अकॉर्डिंग क्या है, द पार्शियल प्रेशर, ये भी है पर जो इम्पोर्टेंट है जिसको हम कॉमनली यूज करते हैं वो ये वाली डेफिनेशन है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज, ऑफ द गैस इन वेपर फेज। जब गैस वेपर फेज में है तो तब जो उसका पार्शियल प्रेशर है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। इसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी गैस है, गैस A, तो उसका जो पार्शियल प्रेशर है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन फॉर्म में उस गैस का कितना मोल फ्रैक्शन है उस पर डिपेंड करते हैं। फिर इसको प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हम यहाँ पे हेनरीज कांस्टेंट यूज करते हैं इस तरह से। तो ये वाला इक्वेशन है जो न्यूमेरिकल्स में यूज होगी। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन है वो हमारा यूनिट लेस होता है, प्रेशर की यूनिट ATM, बार, पास्कल कुछ भी हो सकती है। तो जो हमारी KH की यूनिट है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट इसकी यूनिट है वो प्रेशर की ही यूनिट होती है। अगर प्रेशर बार में है, ATM में है, पास्कल में है, तो जिस भी यूनिट में प्रेशर है उसी वो यूनिट होती है हमारी हेनरीज लॉ कांस्टेंट की। अब कुछ कंक्लूजन है इस इक्वेशन के बेसिस पे, इक्वेशन आगे लिख लेते हैं फिर कुछ कंक्लूजन निकालते हैं। देखो इक्वेशन क्या है, कोई भी गैस है A, तो उसका पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट एंड ये मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इज इन सॉल्यूशन। तो इसमें अगर हम ऐसे लिखें तो क्या लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं PA अपॉन XA इज इक्वल टू KH।
तो इससे क्या आ रहा है कि जो हेनरीज लॉ कांस्टेंट है और हमारा मोल फ्रैक्शन, यानी इनडायरेक्टली बोले तो सोल्यूबिलिटी, मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा सोल्यूबिलिटी ज़्यादा होगी, तो क्या है ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर किसी गैस का हेनरीज लॉ कांस्टेंट ज़्यादा है तो उसकी सोल्यूबिलिटी है वो कम हो जाएगी उस गिवन पार्शियल प्रेशर पे, मतलब वो पार्शियल प्रेशर है वो कांस्टेंट रहेगा, तो ये सोल्यूबिलिटी कम हो जाएगी अगर के एच इंक्रीज होता है तो ये कुछ कंक्लूजन है। सबसे पहला कंक्लूजन ये है, पहला तो ये कि हेनरीज कांस्टेंट जो के एच है इट इज़ अ फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस, यानी गैस के नेचर पे डिपेंड करता है। डिफरेंट गैसेस के लिए के एच की वैल्यू है वो डिफरेंट होती है, तो इट इज़ ए फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस। अगर गैस को चेंज करेंगे तो के एच की वैल्यू चेंज हो जाएगी। सेकेंड वन है ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के एच, greater the value of KH, lower will be the solubility of gas. Lower will be the solubility of gas. मान लो अगर दो गैसेज है, एक A है एक B है, इसकी KH की वैल्यू है KHA, इसकी KHB, ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मान लेते हैं कि ये ज़्यादा है, तो जो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू है वो गैस B है उसकी ज़्यादा है, तो जो सोल्यूबिलिटी है वो A की ज़्यादा हो जाएगी B से, यानी जिसकी KH वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी सोल्यूबिलिटी कम हो जाएगी। थर्ड वन क्या है, थर्ड कंक्लूजन कि जब जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो हमारी जो KH वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाती है, KH वैल्यू इंक्रीज हो जाती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो हमारी जो सोल्यूबिलिटी है यानी मोल फ्रैक्शन या कहे सोल्यूबिलिटी वो कम हो जाएगी। अगर ये बढ़ेगा तो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कम हो जाएगी, सोल्यूबिलिटी कम हो जाएगी। तो ये बात ठीक है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से जो गैस है वो एस्केप आउट हो जाती है, सॉल्यूशन से बाहर निकल जाती है, हल्की होके वो ऊपर उठ जाती है, सॉल्यूशन से बाहर निकल जाती है, तो जिसकी वजह से सोल्यूबिलिटी है वो कम हो जाती है गैसेज की। तो है कि कुछ लिमिटेशन है, हेनरीज लॉ की कुछ लिमिटेशंस है। लिमिटेशन क्या है, सबसे पहली लिमिटेशन क्या है कि गैस शुड बी लाइक आइडियल गैस, मतलब जो गैस है इसके हेनरीज लॉ के केसेस में जो गैस है इट शुड बिहेव लाइक आइडियल गैस, बिहेव लाइक आइडियल गैस। आइडियल गैस हम चलिए कि हमें पता है कोई भी गैस आइडियल नहीं होती, पर इन्होंने क्या गैस शुड बिहेव लाइक आइडियल गैस। सेकेंड वन क्या है कि इसमें क्या है गैस शुड नॉट अंडरगो एसोसिएशन और डिसोसिएशन। जब भी उसको सॉल्यूशन में सॉल्वेंट में मिक्स किया जाएगा तो वो ना तो एसोसिएशन होना चाहिए ना ही डिसोसिएशन, यानी नो एसोसिएशन, कुल मिला के रिएक्ट नहीं करनी चाहिए, नो डिसोसिएशन। इसका मतलब एक जो अमोनिया गैस है वो इसका एग्जाम्पल नहीं हो सकती क्योंकि मतलब हेनरी लॉ को ओबे नहीं करती, क्योंकि अमोनिया गैस इस फॉर्म में ली वाटर में मिक्स की तो क्या हो जाता है ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, यानी ये कंबाइन हो गई वाटर के साथ और अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना दिया, तो ये इसमें एसोसिएशन हो गया, तो ये एक आइडियल गैस की तरह बिहेव नहीं कर रही, तो ये हमारा हेनरीज लॉ भी नहीं करेगी। ऐसी HCl गैस है, तो अगर HCl गैस को वाटर में डिजोल्व कर दिया जाए तो क्या होगा, हमारा H प्लस एक्वस और Cl- एक्वस बन जाएगा, डिसोसिएशन हो जाएगा, तो ये भी हेनरीज लॉ को ओबे नहीं करते। आगे पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ ये लास्ट है, फिर इसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे एनसीईआरटी के। तो सबसे पहली एप्लीकेशन क्या है, सबसे पहले है इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेट बेवरेज, इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेट बेवरेज यानी जिनको पीते हैं, मतलब बेसिकली जो सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह होती है, सॉफ्ट ड्रिंक्स, सोडा, तो इन सब में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 गैस को कंप्रेस करके यानी बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करके इनको सील पैक किया जाता है। तो जैसे ही मतलब प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उसका क्या है सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो जाती है प्रेशर ज़्यादा करने से, तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसमें सॉफ्ट ड्रिंक्स या सोडा वगैरह में वो सोल्यूबल हो जाती है, लेकिन जैसे ही उसको ढक्कन को हटाते हैं प्रेशर रिलीज करते हैं तो वो एस्केप आउट हो जाती है
और हमें बबल्स दिखाई देने लगते हैं, है ना। जब भी हम सॉफ्ट ड्रिंक्स की बोतल को खोलते हैं तो बबल्स दिखते हैं हमें, तो वो इनमें होता है कि इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेट बेवरेज। तो इसमें है ये बेवरेज बनाने के लिए हेनरीज लॉ अप्लाई किया जाता है, मतलब हेनरीज लॉ ये लागू होता है कि प्रेशर अप्लाई करके सोल्युबिलिटी इंक्रीज कर दे। सेकेंड है इन द डीप सी डाइविंग। डीप सी डाइविंग, जो डाइवर्स होते हैं, गोताखोर, जब वो डीप सी मतलब बिल्कुल गहराई में जाते हैं तो वो क्या होते हैं, उनके साथ सिलेंडर होता है जिससे वो ऑक्सीजन लेते हैं, मतलब सांस लेने के लिए सिलेंडर्स लेके जाते हैं, क्योंकि वो जो पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन है उसको तो यूज़ नहीं कर सकते, उनको तो हम कंज्यूम नहीं कर सकते, वो तो एक्वेटिक एनिमल्स ही यूज़ कर सकते हैं। तो सिलेंडर में क्या है, अगर जो O2 है N2 है, तो जैसे जैसे डीप सी मतलब नीचे गहराई में जाते जाएंगे तो प्रेशर है वो इंक्रीज होता चला जाता है। प्रेशर इंक्रीज होता चला जाता है तो प्रेशर के इंक्रीज होने से ऑक्सीजन नाइट्रोजन की जो सोल्युबिलिटी है ब्लड स्ट्रीम में वो इंक्रीज हो जाती है। तो देखो ऑक्सीजन तो ठीक है, ये तो मेटाबॉलिज्म के लिए यूज हो जाता है, ऑक्सीजन की तो जरूरत है, लेकिन जो नाइट्रोजन है इसके टॉक्सिक इफेक्ट दिखने लगते हैं, ये टॉक्सिक इफेक्ट शो करता है। इसकी वजह से जो हमारा इम्पल्स सिस्टम है, नर्व इम्पल्स सिस्टम, वो इफेक्ट होता है और सिकनेस होने लग जाती है। तो ये टॉक्सिक इफेक्ट शो करता है। तो इसलिए क्या होता है कि जो इनके सिलेंडर्स है उसमें हीलियम भी मिक्स की जाती है। हीलियम होती है 11.7%, नाइट्रोजन 56.2% एंड O2 ऑक्सीजन 32.1%। तो यानी नाइट्रोजन को कम करके कुछ अमाउंट में हीलियम मिक्स की जाती है, वरना जो नाइट्रोजन है उसके जो टॉक्सिक इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा शो होने लगते हैं। थर्ड वन है इन द फंक्शनिंग ऑफ लंग्स। तो हमारा जो भी रेस्पिरेशन सिस्टम है वो भी हेनरीज लॉ के बेस पे ही है। इन द फंक्शनिंग ऑफ लंग्स, जैसे ही हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारे लंग्स में जो प्रेशर है गैस का, ऑक्सीजन गैस का जो पार्शियल प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है। तो प्रेशर के इंक्रीज होने से जो हमारी ऑक्सीजन है वो ब्लड स्ट्रीम में अच्छे से सोल्यूबल होके मिक्स हो जाती है, हमारे ब्लड में मिक्स हो जाती है सोल्यूबल होके, और फिर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के थ्रू ब्लड उसको बॉडी के हर पार्ट तक लेके जाता है। और जब बॉडी टिश्यू के पास जाती है हमारी ऑक्सीजन, तो उस टाइम पे प्रेशर कम होता है तो ऑक्सीजन है वो एस्केप आउट हो जाती है ब्लड स्ट्रीम से, और बॉडी टिश्यूज को यूज कर देता है फॉर मेटाबॉलिज्म। तो फंक्शनिंग ऑफ लंग्स, इसमें भी हेनरीज लॉ एप्लीकेबल होता है। फोर्थ वन है फॉर क्लाइंबर्स और पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड, वो जो माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं या फिर ऐसे लोग जो हाई एल्टीट्यूड पे ऊंचाइयों पे रहते हैं, फॉर क्लाइंबर्स एंड पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड, ऊंचाइयों पे रहने वाले लोग। तो हाई एल्टीट्यूड पे क्या होता है, जब ऊंचाई ज़्यादा होती जाती है तो प्रेशर है वो गैस का वो कम होता चला जाता है। तो क्या है कि ऑक्सीजन है वो इजीली, ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो कम हो जाता है, तो इजीली ब्लड स्ट्रीम में ऑक्सीजन जा नहीं पाती, मतलब अच्छे से सोल्यूबल नहीं हो पाती ऑक्सीजन हमारे ब्लड स्ट्रीम में। तो ऐसे लोगों में क्या होता है कि वीकनेस देखने को मिलती है, टायर्ड फील करते हैं, और एक बीमारी एनोक्सिया, एक ये डिजीज हो जाती है। एनोक्सिया में क्या होता है कि अनेबल टू थिंक प्रॉपरली, इसमें जो लोग हैं वो प्रॉपरली थिंक नहीं कर पाते, यानी उनका जो ब्रेन सिस्टम है वो अच्छे से प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता, अनेबल टू प्रॉपर थिंकिंग, तो ये हो जाती है। तो ये किसकी वजह से है, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे प्रेशर कम है, प्रेशर कम है तो ऑक्सीजन की सोल्युबिलिटी ब्लड स्ट्रीम में कम हो जाती है, तो क्या है कि उनके ब्रेन तक ऑक्सीजन अच्छे से पहुंच नहीं पाता, तो इसकी वजह से वो सिकनेस फील करते हैं और प्रॉपरली थिंक नहीं कर पाते। अब आगे है न्यूमेरिकल, ये हो गया हमारा हेनरी लॉ यहाँ पे कंप्लीट। अब हम न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है। इसमें क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड एक टॉक्सिक गैस विद रोटन एग लाइक स्मेल, इसकी स्मेल रोटन एग लाइक होती है। इट इज यूज्ड फॉर द क्वालिटेटिव एनालिसिस। हाँ, मेनली जो लेबोरेटरी में क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को यूज़ किया जाता है। जब आप आगे प्रैक्टिकल करोगे ग्रेजुएशन में तो तब हाइड्रोजन सल्फाइड का यूज़ होता है फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस। या इज द सोल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर इज दिस। ये मोलैरिटी में वैल्यू गिवन है, यानी मोलैलिटी, स्मॉल एम है ना, मोलैलिटी गिवन है, मोलैलिटी गिवन है H2S की, इट इज 0.195 मोलर, मोलल या फिर इसको ये लिख सकते हैं 0.195। इसकी यूनिट क्या होती है मोलैलिटी की, मोल पर
किलोग्राम। ये गिवन है। हेनरीज लॉ कांस्टेंट के एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम मान लेते हैं जो सॉल्वेंट है वो तो वाटर है ही, तो उसका मास मान लेते हैं 1 किलोग्राम है। लेट मास ऑफ सॉल्वेंट, हमें के एच तक पहुंचना है ना, के एच निकालना है। और हेनरीज लॉ क्या है, P इज इक्वल टू यानी प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड इज इक्वल टू के एच एंड एयर मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हमें इनमें तो कोई भी वैल्यू गिवन नहीं है बेसिकली, लेकिन ये हाँ ये गिवन है कि एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, तो प्रेशर गिवन है कि प्रेशर को हम ले सकते हैं 1 एटमॉस्फेरिक 1 atm। हमें केस निकालना है लेकिन हमें मोल फ्रैक्शन चाहिए, मोल फ्रैक्शन चाहिए। गिवन है मोलैलिटी चाहिए हमें मोल फ्रैक्शन, तो मोलैलिटी से मोल फ्रैक्शन तक कैसे पहुंचेंगे, तो मोल फ्रैक्शन पे जाने के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, सोलवेंट और सोल्यूट दोनों के नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे, उससे मोल फ्रैक्शन निकालेंगे और इस इक्वेशन में पुट करके केएच की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं मास ऑफ वाटर, जो सोलवेंट है उसका मास मान लेते हैं कि 1 किलोग्राम है। तो देखो 1 किलोग्राम में मोलैलिटी ये है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S ये हो गए, है ना। मोलैलिटी क्या होता है बेसिकली, मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सोलवेंट इन केजी। ये हम देख चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में, मास ऑफ सोलवेंट इन केजी। तो ये अगर हमने मान लिया कि ये 1 किलोग्राम है तो मोलैलिटी है 0.195, तो इसके इसकी मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आ जाएंगे। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S, हमारा सोल्यूट H2S है हाइड्रोजन सल्फाइड, तो ये आ गया 0.195 मोल्स। इतनी वैल्यू आ गई। आगे है कि जो मास ऑफ वाटर है वो तो 1 किलोग्राम है, यानी इसको मैं 1000 ग्राम भी लिख सकती हूँ, 1000 ग्राम। तो इसके तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए, ये आ गया हमारा। अब हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर के लिए पहले इसका मोलर मास निकाल लेते हैं। मोलर मास ऑफ वाटर, मोलर मास ऑफ वाटर क्या होगा हमारा 18 ग्राम पर मोल होता है, 16 + 2 18 ग्राम पर मोल। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आ जाएंगे, गिवन मास यानी 1000 ग्राम बाय मोलर मास 18 ग्राम पर मोल, ग्राम से ग्राम कैंसिल, इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 55.5 मोल्स। तो हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S दोनों ही आ गए। तो यहाँ से हम मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ H2S प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O। रखेंगे इसकी वैल्यू 0.195 प्लस 55.5, ये तो इसको रखें, पुट करने के बाद इसकी वैल्यू आएगी, कुछ अच्छे से सोल्व करेंगे तो 0.0035 यूनिट लेस होता है हमारा मोल फ्रैक्शन, यूनिट लेस होता है। तो ये हमारी वैल्यू आ गई मोल फ्रैक्शन की। तो मोल फ्रैक्शन की आ गई, तो अब इस इक्वेशन पुट करके हम KH फाइंड कर देंगे। KH क्या हो जाएगा, KH हो जाएगा प्रेशर ऑफ H2S गैस बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S गैस। तो प्रेशर है एट STP गिवन है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, तो क्या हो जाएगा प्रेशर की वैल्यू हम ले लेंगे 1 एटमॉस्फेयर। तो ये हो जाएगा 1 atm बाय मोल फ्रैक्शन 0.0035। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 285.7 atm। तो ये आ गया हमारी KH की वैल्यू, हेनरीज कांस्टेंट। तो हमें पता होना चाहिए पहले फॉर्मूला में देखो हमारे पास क्या गिवन है, हमें क्या निकालना है। तो हमने देखा कि हमारे पास मोल फ्रैक्शन नहीं है लेकिन मोलैलिटी गिवन है, तो मोलैलिटी से मोल फ्रैक्शन निकाला, मोल फ्रैक्शन से यहाँ पे हम KH की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। तो इस तरह से न्यूमेरिकल्स को अप्रोच करने का तरीका, मतलब एक स्टेप लिखते हुए चलो हमें कहाँ तक पहुँचना है और कैसे जाना है, तो अच्छे से न्यूमेरिकल से सोल्व हो जाएंगे। एक और सोल्व कर लेते हैं। एक है हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर इज दिस, पास्कल में गिवन है। हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर, यानी सोलवेंट यहाँ पे हमारा सोडा वाटर है, इसकी वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट ये गिवन है 500 ml, 500 ml और देन पैक्ड अंडर 2.5 atm प्रेशर, यानी प्रेशर गिवन है कार्बन डाइऑक्साइड का 2.5 atm। ठीक है, तो एक बात और, क्योंकि एक चीज पास्कल में गिवन है एक चीज atm में गिवन है,
एक चीज़ पास्कल में, एक चीज़ एटीएम में। तो हमें क्या करना होगा, हम पास्कल से एटीएम को पास्कल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो उसके लिए ये चीज़ याद रखनी जरूरी है कि 1 एटीएम में 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल्स होते हैं, और अगर 1 बार गिवन हो तो उसमें सीधा 10⁵ पास्कल, और अगर ऐसे ही हो तो 1 बार में 1.013 एटीएम। तो ये सारी जो कन्वर्जन्स है ये एक जगह एक बुक में अपने में नोट कर लो पेंसिल से अच्छे से, ताकि जहाँ भी इनकी जरूरत हो तो हम इनको कन्वर्ट कर सके। न्यूमेरिकल में कुछ नहीं होता, बस ये यूनिट कन्वर्जन हमें आना चाहिए। एक जगह पास्कल में, एक जगह एटीएम में, तो इनको कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो हमारा ये प्रेशर को हम ऐसे लिख सकते हैं 2.5 इंटू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। ये हो गया। तो अब हम हेनरी लॉ अप्लाई करेंगे। हेनरी लॉ क्या है, हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग प्रेशर इज इक्वल टू KH x मोल फ्रैक्शन। प्रेशर गिवन है, KH गिवन है, यहाँ से हम मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे CO2 के। CO2 के मोल फ्रैक्शन आ जाएगा प्रेशर अपॉन KH। पार्शियल प्रेशर है 2.5 इंटू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, और ये भी पास्कल में 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल। तो ये कट के हमारा यूनिट लेस हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन वैल्यू आएगी सोल्व करने पे 0.0015। ये मोल फ्रैक्शन आ गया। तो मोल फ्रैक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, सोडा वाटर। ठीक है, ये ले रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। तो ये हो जाएगा 0.0015। ऐसे है। हमें निकालना है CO2 का मास, क्वांटिटी ऑफ CO2 निकालनी है। तो उसका लिए उसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे, फिर उससे उसका मास निकालेंगे। तो कैसे निकालें, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O हम यहाँ से रख देंगे। कैसे, एक बात और याद रखनी है कि 1 लीटर का में 1000 ग्राम होते हैं। 1 लीटर में 1000 ग्राम। हमें गिवन है 500 ml। 500 ml गिवन है। 500 में कितना होगा, 500 ग्राम, है ना। इसका मतलब क्या है, 1000 ml। 1000 ml में 1000 ग्राम, तो 500 ml में 500 ग्राम। ये हो गया। तो हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 आ जाएगा गिवन मास बाय मोलर मास। वाटर का कितना होता है, 18 ग्राम पर मोल। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 27.78 मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 आ गया, यहाँ पे पुट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, देखो ये जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, क्योंकि ये सोलवेंट, तो ये बहुत बहुत कम होंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट से, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट से। तो हम इस टर्म को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, डिनोमिनेटर में इस टर्म को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। ये हो गया हमारा। तो यहाँ से हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 फाइंड कर लेंगे। 0.0015 मल्टीप्लाई 27.78। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.042 मोल्स। तो ये आ गया हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मोलर मास क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, 44 ग्राम पर मोल। 12 प्लस 16 प्लस 16, तो ये हो जाएगा 44 ग्राम पर मोल। तो हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 क्या होगा, गिवन मतलब मास बाय मोलर मास। हमें यही मास निकालना है इसका। मोलर मास हमें पता है 44 ग्राम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 हमारे पास आ गए। तो यहाँ पे पुट करो 0.042, मास ग्राम में आ जाएगा, ये मोल्स, और मोलर मास ये है मोल्स में। मोलर मास है 44 ग्राम पर मोल, तो मास हमारा आ जाएगा 0.042 मोल्स मल्टीप्लाई 44 ग्राम पर मोल। तो पर मोल से पर मोल कैंसिल, तो ये इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्राम में वैल्यू आएगी, आंसर आ जाएगा 1.848 ग्राम। तो ये आ गया हमारा आंसर जो पूछा है, क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml। तो इस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे NCERT के क्वेश्चन। हेनरीज लॉ यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट हम करेंगे वेपर प्रेशर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।